नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसरो का अभी रिसेंटली पेपर हुआ था 4 जून 2022 को। ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है। हालांकि कुछ देर बाद इश्यूज आया था कि डेट पोस्टपोन कर दी, लेकिन जिन बच्चों ने डाउनलोड कर ली उनको मिल चुकी है। सो ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन का हम एनालिसिस इस वीडियो में करने जा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन पेपर का लेवल अगर मैं कहूँ तो आसान भी नहीं था। यानी बहुत अच्छा पेपर था, मैं ये कहूँगा। वास्तव में मैं ये कहूँगा कि एक कंपटीशन एग्ज़ाम का पेपर है ना, इसी तरीके का होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों की जिनकी अच्छी तैयारी थी ना, उनको भी थोड़ा वक्त लगा क्वेश्चन करने में। खैर आइए मैं बता दूँ, इसमें से डाउट वाले क्वेश्चन जो है ना वो 1 या 2 ही है। फिर भी ऑब्जेक्शन उसमें भी आपको नहीं करना। जहाँ तक मैंने 80 क्वेश्चन देखे हैं, किसी भी क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन नहीं करना है। मैं आपको कारण सहित बता रहा हूँ। और जो पूरे 80 प्रश्नों का सॉल्यूशन है वो आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। अभी हम केवल फ़िलहाल इतना देख रहे हैं, जिन जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट था ना, उनका सटीक आंसर क्या है और कैसे है। ठीक है, आइए ज़रा मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहला एक क्वेश्चन था, यहाँ बना रहा हूँ मैं। एक ट्राइएंगल दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज, और उसमें क्या किया उसने कि यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी लिखा हुआ है। यहाँ पर एक फाई का निशान लगा हुआ है और हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए साइन फाई के लिए सही फॉर्मूला क्या है। बहुत सारे बच्चों को डाउट है। मैं ये कहूँगा कि ये क्वेश्चन बहुत अलग लेवल का है। इतना अलग लेवल मैं इसका बोल सकता हूँ कि एक बार के लिए तो मुझे भी लगा कि उत्तर गलत है, लेकिन इसका जो उत्तर है ना वो वास्तव में सही है। मैं आपको बता दूं कैसे होता है। देखो, साइन थीटा और कोस फाई, अपने 2 तरह के फाई लेते हैं अपने इसमें वैद्युतिक सर्किट में। इससे पावर फैक्टर और इससे रिएक्टिव कंपोनेंट का, यानी इससे वाटफुल और इससे वाटलेस कंपोनेंट का पता लगता है। दरअसल होता क्या है, कोस फाई जो होता है ना, ये हमेशा समकोण त्रिभुज में क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। और साइन फाई जो होता है ना, ये लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, इन दोनों का मान हम हमेशा ऐसे ही याद करते आए। ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब इस त्रिभुज के हिसाब से क्या होता है, तो एक चीज़ आप याद रखना, फाई जब भी आपको संकेत करके दे दिया, इट मीन ये हमेशा पावर फैक्टर का मान होता है। चित्र में हमें जहाँ कहीं भी फाई दिया हुआ है वो पावर फैक्टर का ही मान होता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ ये पावर फैक्टर है, ये पावर फैक्टर है। इसका मतलब ये सर्किट जो अपन को दिखा है ना, इसका वास्तविक स्वरूप ऐसा नहीं है माय डियर। इसका जो वास्तविक स्वरूप है ना वो ये है। फिर ये क्या बदला हुआ रूप अपन को दिखा दिया, इन्होंने थोड़ी सी कलाकारी कर दी। तो अब देखो, इस वाले को यूँ घुमाएंगे कि नहीं भी। मान लो अपन अगर इस एक क्वाड्रेंट के हिसाब से बात करें तो फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट में इसको लेकर आएंगे ना, तो देखो चीज़ें बदल जाएगी कि नहीं, है कि नहीं। जो चीज़ें यूँ हैं तो ये अपने आप ही, देखो अगर आप इसको लेकर आएंगे यहाँ, तो ये चीज़ अपने आप ही बेस में कन्वर्ट हुई कि नहीं हुई। ये भुजा जो है यहाँ खड़ी लंबी और ये कि नहीं, और ये कर्ण, तो ये सिचुएशन यूँ बदल गई कुल मिला कर के। तो सी तो यहीं रहा, लेकिन ए जो है ना वो बदल कर यहाँ आ गया। ठीक है, और बी जो है भुजा यहाँ बन गई। ये हो गई वास्तविक परिस्थिति। और ये है अपना फाई। फाई बोलें तो पावर फैक्टर। अब इसकी 3 तरह से चीज़ें व्याख्या कर सकते हैं अपन। पावर त्रिभुज के रूप में, इम्पीडेंस त्रिभुज के रूप में, एडमिटेंस त्रिभुज के रूप में। अगर हम इसको एक पावर त्रिभुज माने तो पावर त्रिभुज में हम इसमें क्या करते आए हैं, वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति। इसमें क्या करते आए हैं, प्रतिघाती शक्ति बटे आभासी शक्ति। ठीक है, याद रखना, वास्तविक शक्ति को हमेशा यहाँ, प्रतिघाती शक्ति को हमेशा यहाँ, और आभासी शक्ति को यहाँ दर्शाया जाता है। इसका मतलब अब साइन फाई और इन सब के लिए आप देखो, तो साइन फाई के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा आपका। साइन फाई के लिए अगर आप फॉर्मूला देखते हैं तो VAR बटे VA करना है, यानी B बटा C बनाए। ठीक है, और यही उन्होंने उत्तर में दिया है। तो ये बिल्कुल सही उत्तर है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना है।
पावर फैक्टर के लिए क्या सूत्र होगा, वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति यानी A/C पावर फैक्टर का है, ठीक है ना। अब इस डायग्राम को अगर पहली बार में देखें ना तो हमारा पावर फैक्टर यहाँ बनता है और B/C कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्या यही चीज़ आई कि B/C तो गुरुजी उसका है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है, समझ गए होंगे। आई होप चीज़ों को आप क्लियर कर पाए होंगे। बस डायग्राम थोड़ा सा उल्टा दे दिया उन्होंने, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत डायग्राम दे दिया और अलग चीज़ पूछ रहे हैं भाई। हालांकि एक हिंट ज़रूर दी थी उन्होंने, खैर उनको अपन दोष भी नहीं दे सकते, हिंट ये दे दी थी फाई जहाँ भी होता है ना वो पावर फैक्टर होता है। फाई यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आधार भुजा माननी पड़ेगी आपको। अगर फाई यहाँ होता तो ये आधार भुजा होती, ये शर्त होती है। अब देखो दूसरा जो है ना वो है PVC वायर वाला, उसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे। PVC वायर का टेम्परेचर उन्होंने पूछा है और उत्तर माना है 70 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये बिल्कुल सही है। अगर आप सर्च करते हैं तो नेट पर आपको ये मिल जाएगा, लेकिन इसमें ऑब्जेक्शन क्या है, ऑब्जेक्शन ये है कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो एचालकों वाली टेबल है वो तो स्टार T Y से होती है, YAEBFHC, और Y का जो टेम्परेचर होता है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कुछ जगह अगर आप सर्च करेंगे, मैंने इस पर बहुत एनालिसिस किया है, जब आप सर्च करेंगे तो आपको 70 डिग्री वाला भी मिलेगा, ये स्टैटिक PVC होता है। जनरल PVC जो है ना वो है 70 डिग्री। PVC वायर के रूप में, केबल के रूप में अगर यूज कर रहे हैं तो वो 90 डिग्री तक सहन कर सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं, लेकिन अब हमें ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करना, क्योंकि इन्होंने जिस सोर्स से क्वेश्चन पेपर बनाया है ना उसमें 70 डिग्री दिया हुआ है, तो ये उसी को आधार मानते हुए आपका ऑब्जेक्शन जो है वो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। हालांकि इसका नेट पर जब आप सर्च करेंगे तो मिलेगा आपको बहुत सारी जगह -15 डिग्री से 70 डिग्री, कुछ जगह +5 से 70 डिग्री, ऐसे PVC का अलग अलग रेशियो जो है आपको दिया हुआ है। तो 2 हो गए ना। तीसरा जो बच्चों को डाउट रहे ना, या 2 ऑप्शन है जो मुझे याद आ रहे हैं, फिर मैं और देख कर बताऊँगा जितने भी है, वो है कि सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग आइसोलेट कैसे होती है या रिमूव कैसे होती है। दोनों ऑप्शन दिए हुए और मैंने दोनों ही करवाए हुए हैं। अच्छी बात क्या है, अगर आप मेरे सिंगल फेज इंडक्शन मोटरों की यूट्यूब पे देखें या ऐप में देखें, दोनों में मैंने बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले भी होती है वाइंडिंग को हटाने के लिए, और सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी होता है वाइंडिंग को हटाने के लिए, दोनों होते हैं। अब जब सिंगल फेज मोटर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना तो इसके जो है ना वो दोनों दिए हुए हैं। तो अब देखो थ्योरेटिकल तो ये ऑब्जेक्शन करेंगे कि आप एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर कैसे दे सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन तो ऑब्जेक्शनेबल है। लेकिन बात ये आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले और सेंट्रीफ्यूगल स्विच, उन्होंने क्या किया कि एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट का नाम दे दिया, एक पर्टिकुलर मोटर का नाम दे दिया, इसलिए आप ऑब्जेक्शन इस क्वेश्चन में नहीं कर सकते। उन्होंने लिखा था कि रेफ्रिजरेटर की जो कंप्रेसर की मोटर होती है ना उसमें कौन सा डिवाइस है जो स्टार्टिंग वाइंडिंग को हटाता है, इसलिए उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले माना है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं माना, ठीक है ना। तो 3 क्वेश्चन तो ये थे मोटा मोटी जो मुझे याद है, जिसमें आपको किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं करना है। डाउट ज़रूर है, नो डाउट क्वेश्चनों में चीज़ें अलग लिखी हुई है, लेकिन ये चीज़ें हमें अलग सिखाने के लिए लिखी हुई है, अलग कुछ करने के लिए नहीं। सीधी सी बात है, इनसे सीखो और पेपर में जब भी आए। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि घरेलू उपकरणों में स्टार रेटेड का उपयोग क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा। तो यहाँ क्या है कि क्वेश्चन अधूरा है, ये क्वेश्चन पूरी तरह से टाइप नहीं हो पाया। अगर आप इंग्लिश की साइड देखेंगे ना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ भाई, घरेलू कनेक्शन, आप स्टार, बच्चे क्या कर गए कि स्टार संयोजन समझ गए। अब स्टार संयोजन तो 3 फेज में होता है ना, घरेलू सप्लाई तो सिंगल फेज होती है। स्टार कनेक्शन तो 3 फेज सप्लाई सिस्टम में होते हैं ना, घरेलू सिस्टम तो सिंगल फेज का है। तो ये स्टार कनेक्शन की बात नहीं कर रहा था। एक्चुअल में क्या क्वेश्चन देखेंगे ना तो यह यूँ पूछा होगा या तो कि घरेलू उपकरणों में 5 स्टार रेटिंग वाले को हम सबसे ज़्यादा क्यों यूज करते हैं। मान लीजिए आप एक रेफ्रिजरेटर परचेज करने जा रहे हैं तो 3 स्टार की जगह 5 स्टार वाला रेफ्रिजरेटर परचेज करने की ज़्यादा कोशिश रहेगी हमारी। और इसका बिल्कुल उन्होंने सही आंसर दिया है कि वो ऊर्जा को बचत करता है, पावर जो खपत है वो कम होती है। बिल्कुल सही बात है, 3 स्टार की अपेक्षा 5 स्टार में पावर कंजप्शन जो है वो कम होगा, नो डाउट। या फिर 5 स्टार ना लिख करके हाई स्टार लिखा होगा, मतलब
2 स्टार की जगह 3 स्टार को प्राथमिकता देते हैं, 3 की जगह 4 को प्राथमिकता देते हैं। तो चौथा जो क्वेश्चन था वो ये था मेरे हिसाब से। 5वां क्वेश्चन एक और बच्चे ने भेजा, मुझे पता नहीं उसको क्यों ये इस क्वेश्चन में डाउट लगा, मेरी तो समझ से बाहर था। सवाल था कि 200 एम्पियर आवर की बैटरी है और 12 वोल्ट सप्लाई देती है, बैटरी से ऊर्जा कितनी मिलेगी। माय डियर, ऊर्जा जो होती है ना वो होती है शक्ति इंटू समय। क्या होता है? शक्ति। और शक्ति जो है वो V इंटू आई होती है। टाइम अपनी जगह रख दो। तो देखो वोल्टेज ये रहा और एम्पियर ये रहा, टाइम पहले से दिया हुआ ही था, किसी को क्या दिक्कत थी। ऑप्शन जो है वो सारे kWh में दिए हुए थे, तो आपको भी क्या करना था, किलोवाट घंटे करके 1000 का भाग देना था, यानी वाट इंटू घंटे में 1000 का भाग देना था, किलोवाट आ जाता। तो ये रहा 200 इंटू 12 करके 1000 का भाग दे दो, उत्तर आ रहा है 2.4 kWh। ये बिल्कुल सही उत्तर है। इस क्वेश्चन में कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना, कोई डाउट नहीं करना आपको। बाकी देखो 80 क्वेश्चन का पेपर मैं पूरा आपको सोल्व करवाऊंगा, इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। जब भी वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो बच्चों ने एक वो भेजा डाउट जिस पर सबसे ज़्यादा कर रहे हैं बच्चे, पावर कंजप्शन वाला। आर फेज पर उसमें 1 किलोवाट का भार जुड़ा हुआ है, वाई फेज पर उस पर 2 किलोवाट का हीटर जुड़ा हुआ है, ठीक है। और बी फेज पर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर जुड़ी हुई है 10 किलोवाट की। 10 घंटे के लिए लोड चल रहा है। माय डियर बड़ा सिंपल है, फेजों की कंजप्शन कैलकुलेट करनी है हमें। लोड कैलकुलेट करके दे ही रखा है तो हमें अलग अलग ज्ञात नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल अनबैलेंस लोड है, अनबैलेंस लोड में तीनों की पावर अलग अलग ज्ञात करने, इन्होंने अलग अलग करके दे दी। किलोवाट इंटू घंटे करना था। 1 किलोवाट का लोड 10 घंटे चलेगा तो 10 यूनिट आएगी। 2 किलोवाट का लोड 10 घंटे चलेगा तो 20 यूनिट कंजप्शन होगा। और 10 किलोवाट का लोड अगर 10 घंटे चलेगा तो 100 यूनिट कंजप्शन होगा। ओवरऑल तीनों का आंसर 130 kWh है। यही तो ऑप्शन में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या ऑब्जेक्शन था आपको? कोई किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं करना, ठीक है। केबल की कोडिंग वाला मैंने अभी रिसेंटली आपको टॉपिक करवाया, उसको मिलान कर लो, वो सारा सही है। तो ये थे 5-6 क्वेश्चन जिनमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं करना है। आगे देखो 7वां क्वेश्चन जिस पे ऑब्जेक्शन बता रहे हैं, ये है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। इसमें उन्होंने पूछा है कि अंगूठा जो है ना वो किसे संकेत करता है। 2 ऑप्शन है, टॉर्क की दिशा भी इसमें दिया हुआ है और चालक पर बल की दिशा भी इसमें दिया हुआ है। देखो टॉर्क की दिशा एक्चुअल में क्या होता है कि टॉर्क तो एक खुद आउटपुट है, हमें अंगूठा यही बताता है कि चालक किस दिशा में घूमता है। हालांकि टॉर्क और यांत्रिक बल बात एक ही होती है अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो। लेकिन देखो जब इस तरह की 2 चीज़ें आपको सामने दे देता है तो फिर आपको चालक पर बल की दिशा के साथ ही जाना चाहिए, जैसा कि इन्होंने माना है। टॉर्क की दिशा क्यों नहीं करनी मैं आपको बताऊं। एक्चुअल में क्या होता है कि मोटर में जो फोर्स उत्पन्न होता है ना उसे हम F बराबर BLI sin थीटा फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। तो वास्तव में हम इसमें इंड्यूस फोर्स की गणना ही करते हैं। एक्चुअल में हमने यही कहा है कि कितना बल उत्पन्न होता है, ठीक है। तो बल मान में कितना उत्पन्न हुआ ये इस फॉर्मूले से ज्ञात हो गया। अब उस बल की डायरेक्शन कैसे होगी वो हमने उस नियम से ज्ञात की थी। इसलिए उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर बल की दिशा वाला ऑप्शन सही माना है, वो आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो इसी में, हाँ इसमें डाउट है, हालांकि क्यों किया है मैं बता दूंगा, पर 2 उत्तर एक जैसे इसके भी हैं। ये कह रहा है कि डीसी शंट मोटर में निर्धारित मान से अधिक गति कब प्राप्त कर सकते हैं। देखो डीसी मोटरों की गति 2 बातों पर निर्भर करती है, बैक ईएमएफ के समानुपाती और फील्ड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती। 2 बातें ना। अब मोटर की गति कब बढ़ेगी, पहला ये कि जब फ्लक्स कम हो, और दूसरा ये जब बैक ईएमएफ बढ़ जाए। भाई जिसके समानुपाती होती है अगर वो बढ़ता है तो गति बढ़ेगी, और जिसके व्युत्क्रमानुपाती है वो कम होता है तो गति बढ़ेगी। दोनों चीज़ें ना। तो पहला ऑप्शन तो यही था कि हम ISH या FISH मान लो फील्ड धारा को कम करेंगे। बिल्कुल सही बात है, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल विधि में यही किया जाता है। लेकिन दूसरा ये भी इसमें दिया कि आर्मेचर धारा को घटाकर। देखो जब IA का मान कम होगा ना
तो आर्मेचर का ड्रॉप कम होगा, और आर्मेचर का ड्रॉप कम होगा तो बैक ईएमएफ अपने आप बढ़ेगा। लेकिन माय डियर ये थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल चीज़ें ये नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तव में शंट मोटर की गति नियंत्रण की दो अलग अलग विधियाँ हैं। एक विधि का नाम है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल विधि, दूसरा है आर्मेचर कंट्रोल विधि। दोनों का अलग अलग यूज स्पष्ट लिखा हुआ है। फील्ड नियंत्रण विधि का उपयोग तब करेंगे जब निर्धारित मान से अधिक गति चाहिए, आर्मेचर नियंत्रण विधि का उपयोग जब करेंगे जब निर्धारित मान से कम गति चाहिए। अब जब इन्होंने स्पष्ट ही पूछा है तो आपको कंफ्यूज क्यों होना है? हालांकि दिमाग लगाएं, बहस करें, डिबेट करें ना, तो ये मुद्दा भी सही है। यानी जो सी ऑप्शन में दिया हुआ है ना, आर्मेचर धारा को घटाकर, वो वाला ऑप्शन भी सही है, क्योंकि आर्मेचर की धारा घटेगी तो बैक ईएमएफ बढ़ जाएगा, क्योंकि ड्रॉप कम हो गया, सीधी सी बात है। तो ये आप दूसरा इसमें ऑब्जेक्शन जो है वो कर सकते थे। बाकी इसके अलावा कोई और क्वेश्चन में डाउट नहीं है, कुछ भी मत करना। और रही बात एक्सप्लेन करने की, तो मैं आपको पूरा पेपर 80 क्वेश्चनों का जल्द ही इस YouTube चैनल पर सोल्व करवा दूंगा। सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर देना, ऐप डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बहुत धन्यवाद।